हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था फोर्स्ड ऑसिलेटर, जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वेलोसिटी को पढ़ा था कि फोर्स्ड ऑसिलेटर की वेलोसिटी क्या होती है, और हमने वेलोसिटी एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा था। हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और उसके ऊपर हमने वेलोसिटी एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम मान को हमने ज्ञात किया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोर्स्ड ऑसिलेटर, कि फोर्स्ड ऑसिलेटर की गतिज ऊर्जा क्या होती है और एनर्जी रेजोनेंस क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला हाफ mv²। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है फोर्स्ड ऑसिलेटर के लिए वो हम कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखे x = x0 sin ओमेगा t - phi। ये हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। x = x0 sin ओमेगा t - phi, जहां पर x0 किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड को। और इससे अगर हम dx/dt ज्ञात करें तो dx/dt का मान हमारा क्या आएगा, x0, और यहां से हमारा sin ओमेगा t - phi, तो यह आ जाएगा cos ओमेगा t - phi, और साथ में ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो dx/dt = ओमेगा x0 cos ओमेगा t - phi। जिस प्रकार हमने प्रीवियस लेक्चर में वेलोसिटी और वेलोसिटी एम्पलीट्यूड को ज्ञात किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी का मान निकालेंगे। और फिर काइनेटिक एनर्जी का मान मैक्सिमम कब होगा ये हम देखेंगे, यानी इसका जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम कब होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले dx/dt = v होता है। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या होगा, हाफ m dx/dt का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर पहले हम dx/dt को निकाल लेते हैं। तो अपना dx/dt = ओमेगा x0 cos ओमेगा t - phi। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोर्स्ड ऑसिलेटर या ओनली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी k = हाफ m dx/dt का होल स्क्वायर। तो यहां से हम वैल्यू रख दें, k = 1/2 m dx/dt का होल स्क्वायर। तो यहां पर अपने पास में dx/dt जो है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर x0² cos स्क्वायर ओमेगा t - phi। ये हमारी वैल्यू आ गई 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x0² cos स्क्वायर ओमेगा t - phi। अब यहां से हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, इसके अंदर हम इसको, ये अपना काइनेटिक एनर्जी का जो मान होगा, इसके लिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x0² cos स्क्वायर ओमेगा t - phi है। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है ऑसिलेटर की, वो क्या करती है, वेरी करती है। तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, इसके लिए एवरेज एनर्जी को ज्ञात करते हैं, माध्य ऊर्जा को ज्ञात करते हैं। तो हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालें, माध्य गतिज ऊर्जा एवरेज ऑफ k = क्या हो जाएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x0² एवरेज ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा t - phi, जहां पर हमारा एवरेज ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा t - phi क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग, ये हमारी जो वैल्यू है cos स्क्वायर ओमेगा t - phi, इसको हम किस प्रकार से निकालते हैं, ये हम एक टाइम, जो हमारा टाइम पीरियड है 0 to t, इसके लिए निकालते हैं। तो यह आ जाएगा 1/t cos स्क्वायर ओमेगा t
माइनस फाई डी टी। तो यहाँ पर हम चाहे तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी के लिए निकाल सकते हैं, फाई को चाहे आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। तो इसके लिए जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या आता है, कोस स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू अपना होगा 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि कोस 2 थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का 1। ये अपना फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहां पर अपने पास में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमने ओनली ओमेगा टी माइनस फाई है, तो हम यहाँ पर ओमेगा टी से इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फाई जो है इनिशियल एंगल है, इसको हम 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम सोल्व करें तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की जगह हम क्या रख देंगे, कोस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह ये वैल्यू रख देंगे। तो इस वैल्यू को जब हम रखते हैं तो कोस 2 ओमेगा टी यहाँ पर 1/2, और ये जो कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 आएगा, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओनली यहाँ पर 1/2 का होगा, तो उसका मान हमारा t/2 आ जाता है। इसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी सोल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 1/t इंटीग्रेशन 0 टू t 1/2 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी डी टी। तो ये अपना 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी डी टी, ये कोस 2 ओमेगा टी डी टी वाला मान जो है वो 0 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे साइन का आएगा, साइन के अंदर आप 0 टी लिमिट रखोगे तो ये 0 हो जाएगी। तो 1/2 इंटू टी, यानी इसका मान आएगा t/2, और बाहर 1/t है तो ये आ जाएगा 1/2। तो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर 1/2 इक्वल टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर। ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का मान आ रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो जिस प्रकार हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था वेलोसिटी एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी रेजोनेंस की जो हमारी कंडीशन थी, उसके अंदर हमने वेलोसिटी एम्पलीट्यूड को ज्ञात किया था। तो यहाँ पर भी हम काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे रेजोनेंस कंडीशन के अंदर। हमें पता है कि जो रेजोनेंस हमारी कंडीशन होती है, अनुनाद अवस्था जो होती है, वहां पर क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, यानी वो फ्रीक्वेंसी जिसके लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का मान मैक्सिमम होगा। वो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या कहलाती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा ग्राफ आता है काइनेटिक एनर्जी का वो किस प्रकार से आता है, और हमारी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्स नोट का मान हम इसके अंदर रखते हैं और काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन हम देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो इसको लिख लो आप लोग। हो गया यहां तक। तो यहां पर जो हमारा एक्स नोट है, एक्स नोट क्या है, एम्पलीट्यूड जो था, आयाम जो था अपना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एक्स नोट का मान हमने निकाला था। तो यहां पर एक्स नोट इक्वल टू एफ नोट डिवाइडेड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ। ये हमारा क्या था,
एक्स नोट का मान था, आयाम का मान था एम्पलीट्यूड का। तो यहाँ पर हमारा एवरेज ऑफ के क्या आ जाएगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नोट 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नोट का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर किया तो एफ नोट स्क्वायर और इसकी पावर हाफ है, तो यहाँ पर हाफ हट जाएगा अगर हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो यह आ जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा क्या है, जो हमने फोर्स अप्लाई किया है उसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी यहाँ पर ओमेगा ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, चालक आवृत्ति है, चालित आवृत्ति है अपनी। और जो ओमेगा नोट है वो क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर जो मूल आवृत्ति होगी ऑसिलेटर की वो है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है फोर्स्ड ऑसिलेटर की वो किस पर डिपेंड करती है, ओमेगा के मान पर डिपेंड करती है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जब ओमेगा का मान कम होगा यानी 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। जिस प्रकार हमारे पास में वेलोसिटी के अंदर आ रहा था ग्राफ, वैसा ही यहाँ पर आता है, क्योंकि यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास में ओमेगा का मान कम है या 0 है तब ये काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और जैसे जैसे ओमेगा का मान बढ़ेगा ये भी बढ़ेगी। और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और उसके बाद में लार्ज वैल्यूज के लिए ये फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर निकालते हैं। तो हम लिख सकते हैं माध्य गतिज ऊर्जा एवरेज काइनेटिक एनर्जी अधिकतम मान के लिए उपरोक्त समीकरण का हर डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। हर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा स्क्वायर को भी हम क्या ले लेते हैं, इनके अपॉन में ले लेते हैं और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यह आ जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, का हर न्यूनतम होगा और मिनिमा और मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा, पहले ही पढ़ चुके हम इसको। तो यहां से हम निकालते हैं, अतः न्यूनतम मान के लिए d बाय डी ओमेगा ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सेम ही आ रही है अपनी वैल्यू जैसे हमने वेलोसिटी के अंदर सोल्व किया था। तो यहां से अपना क्या आ गया, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें ओमेगा के रिस्पेक्ट में, तो 4r स्क्वायर, इसमें तो ओमेगा की टर्म है नहीं, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारा ये डिफ्रेंशिएट होगा। तो इसका मान आ जाएगा 2 ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का, इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं एक बार, d अपॉन डी ओमेगा ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। आप इसे u अपॉन वी या u डॉट वी किसी से भी कर सकते हैं, इक्वल टू 0। तो यहां से हम पहले हमने ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के होल स्क्वायर का किया, तो 2 ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस का 2 ओमेगा। अब हम कर रहे हैं 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का, तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का क्या होगा, माइनस का
2 अपॉन ओमेगा क्यूब, तो यह आ जाएगा माइनस का 2 ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज, और यहां से अपना बन जाएगा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ये अपना 2 ओमेगा हम बाहर ले लेते हैं, माइनस 2 ओमेगा ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा 2 ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा नोट स्क्वायर, इसमें से ये भी कॉमन आ रहा है, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर है और यहाँ पर ओनली सिंगल है, तो हम इसको ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और अंदर बच जाएगा 2 ओमेगा माइनस, इसको हमने 2 को कॉमन ले लिया और एक वैल्यू कॉमन ले ली है, तो ये अपना आ जाएगा 2 ओमेगा माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अपने पास में क्या था, पहले हमने इसके साथ में अपॉन में ओमेगा स्क्वायर भी आएगा, तो यहां से हम ओमेगा स्क्वायर को भी बाहर रख लेते हैं, तो यहां पर हमने इसको u डॉट v से सोल्व किया है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम इसके अंदर देख सकते हैं कि ये बन जाएगा माइनस का 2 ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या आ गया 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये अपना क्या है, यहाँ पर जो अपनी वैल्यू थी, एक मिनट, ये जो ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये अपना प्लस, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया था तो ये प्लस रहेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो एक ओमेगा स्क्वायर आ गया और यहाँ पर ओमेगा नोट स्क्वायर है, तो ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा यहाँ पर बच जाएगा। तो सेम जैसे हमने वेलोसिटी के अंदर लिखा था, यहाँ पर भी अपना क्या आ जाएगा, हर के न्यूनतम मान के लिए या एवरेज ऑफ के अधिकतम मान के लिए, चलो इसको लिख लो एक बार आप, ठीक है, इसको लिख लिया। तो ये हमारे पास में आएगा माइनस का 2, माइनस को अगर हम कैंसिल कर दें यहाँ 2 को भी, तो यहाँ पर अपना आ जाएगा 2 ओमेगा नोट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अब सब कुछ मल्टीप्लाई में है और उस साइड 0 है, तो हम यहाँ पर माइनस को हटा सकते हैं, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपना, इसको भी हम 0 कर दें, तो यहाँ से अपने पास में ये बच जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो काइनेटिक एनर्जी के अधिकतम मान के लिए क्या होगा, यहाँ पर फिर से हम देख सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो हम लिख सकते हैं कि एवरेज ऑफ के अधिकतम मान के लिए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट,
यहाँ पर हम इनसे वैल्यू निकालते हैं तो हमारा ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा नोट आएगा। तो इस फ्रीक्वेंसी पर जब हमारी फ्रीक्वेंसी अप्लाइड, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है वो इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी की अगर इक्वल होगी तो इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा अनुनाद की अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, अपना ऊर्जा अनुनाद कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट इक्वल टू ओमेगा आर अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। तथा इस आवृत्ति पर, इस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। माध्य गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा। इसे ऊर्जा अनुनाद कहते हैं। ठीक है, इसे हम एनर्जी रेजोनेंस कहते हैं, ऊर्जा अनुनाद। अब यहां पर हमारा जो कर्व आता है वो किस प्रकार आएगा, ये हमारी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट की कंडीशन होगी। यानी जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो वो हमारी क्या कहलाती है, ऊर्जा अनुनाद की अवस्था कहलाती है। अब जो हमारा एवरेज ऑफ के का मान था वो कितना था, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नोट का स्क्वायर। एक्स नोट का स्क्वायर हमने किया था तो यह आया था एफ नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या था, इसका मान था, एवरेज ऑफ के का मान था। तो हम क्या निकालते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन पर या रेजोनेंस स्टेट पर काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम मान आता है वो कितना आता है। तो हम के मैक्सिमम निकालें, ऊर्जा अनुनाद अगर हम निकालें तो यहां से हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसका मान आएगा 1/4 m ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट पर। तो ओमेगा इक्वल टू हम क्या रखें, ओमेगा नोट। तो m ओमेगा नोट स्क्वायर एफ नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट पर, ये वाली वैल्यू 0, 4r स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर। तो एवरेज ऑफ के मैक्सिमम इक्वल टू 1/4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट स्क्वायर से ओमेगा नोट स्क्वायर कैंसिल और ये बच जाएगा 1/4, और यहाँ पर ऑलरेडी अपना 4 है तो ये वैल्यू अपनी आ जाएगी m एफ नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में क्या बच जाएगा, ओमेगा नोट स्क्वायर से ओमेगा नोट स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो ये अपना क्या बचा
1/4 इंटू 4r²। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में 4r² आ जाएगा। अब जो अपना टो होता है, रिलैक्सेशन टाइम, उसका मान क्या होता है? टो इक्वल टू 1/2r होता है। और यहाँ पे अपने पास में क्या है? 4r² है। और साथ में अपना जो k होता है वो क्या होता है? m⍵0² होता है। तो इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी जो वैल्यू है k इक्वल टू m⍵0² होता है और टो इक्वल टू अपना 1/2r होता है। यानी अगर हम इसे टो और k की फॉर्म में रखें, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में क्या है? 1/4r² है, तो ये तो क्या बन जाएगा? टो का स्क्वायर बन जाएगा। और q जो होता है अपना, ठीक है, तो पहले हम इसको लिख सकते हैं। वन बाय 4m f₀² डिवाइडेड बाय 1/4r²। तो ये क्या बन गया? टो आ जाएगा। 1/4r² टो स्क्वायर हो गया। अब जो अपना q होता है, q क्या होता है? ω0 इंटू टो होता है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर की फॉर्म में अगर इसको लिखे तो q इक्वल टू क्या होता है? ω0 टो होता है। तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ω0² टो स्क्वायर। यहाँ पर अपने पास में क्या है? ओनली टो स्क्वायर है, तो ω0² से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 1/4m ω0² f₀² टो स्क्वायर डिवाइडेड बाय ω0²। और यहाँ पर अपना ω0² टो स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये वाली वैल्यू हमारी बन जाएगी f₀² q² और साथ में m था और अपॉन में क्या आ गया? ω0² आ गया। तो m से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये आ जाएगा 1/4 m² f₀² q² डिवाइडेड बाय k। m⍵0² क्या बन जाएगा? k बन जाएगा। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है इसका मान अपने पास में क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू एवरेज ऑफ k का मान, ठीक है, एवरेज ऑफ k का मान अपने पास में इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं एवरेज ऑफ k इक्वल टू 1/4 f₀² या m² q² डिवाइडेड बाय k। अब जो हमारा f₀ था वो हमने किसको माना था? f₀ अपॉन m इक्वल टू स्मॉल f₀ था। तो f₀ के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल f₀² डिवाइडेड बाय m²। तो एवरेज ऑफ k इक्वल टू m² से m² कैंसिल, तो यह आ जाएगा f₀² q² डिवाइडेड बाय 4k। तो ये हमारा क्या आ गया? मैक्सिमम जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी रेजोनेंस कंडीशन पर, उसका मान f₀² q² डिवाइडेड बाय 4k होगा। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इसके अप्लाइड जो हमारा फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स, उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास में एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगी उसका मान आएगा, यानी जो हमने ग्राफ बनाया था इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो काइनेटिक एनर्जी की ये आती है। ठीक है, इसको लिखो।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में पावर एब्जॉर्प्शन बाय फोर्स्ड ऑसिलेटर एंड क्वालिटी फैक्टर। तो पहले हम पढ़ते हैं पावर एब्जॉर्प्शन बाय फोर्स्ड ऑसिलेटर प्रणोदित दोलक द्वारा अवशोषित शक्ति। ठीक है, हमारा जो फोर्स्ड ऑसिलेटर है प्रणोदित दोलक द्वारा हमारा जो फोर्स्ड ऑसिलेटर होता है इसकी हम क्या पढ़ रहे थे, स्टेडी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, स्थायी अवस्था की। तो स्थायी अवस्था के अंदर क्या होता है कि जो ऑसिलेटर है इसके ऑसिलेशन हो रहे हैं, और इस स्टेडी स्टेट के अंदर यहां पर इसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है या ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, एफ नॉट साइन ओमेगा टी है। तो स्टेडी स्टेट के अंदर क्या करेगा कि जो ऑसिलेटर है वो, यहाँ पर हम डैम्प्ड ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो डैम्प्ड ऑसिलेटर है वो क्या करता है, इस ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगता है। यानी जो हमारा ऑसिलेटर है यहाँ पर उसके ऑसिलेशन जो होंगे वो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी से नहीं होंगे, स्टेडी स्टेट के अंदर ओमेगा फ्रीक्वेंसी से होते हैं। यानी अब इस डैम्पिंग फोर्स के कारण जो एनर्जी लॉस हो रहा था ऑसिलेटर का, वो क्या करता है, उस एनर्जी लॉस की पूर्ति वो इस फोर्स से करता है। अब ये फोर्स क्या कर रहा है, यहाँ पर एनर्जी लॉस की पूर्ति कर रहा है, यानी एक तरीके से इसको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इस बल के द्वारा क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। यानी इस फोर्स के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन होगा, और जितना वर्क डन इस फोर्स के द्वारा होता है प्रति सेकंड उतनी पावर को ये क्या करेगा, पर सेकंड उतनी पावर को ये एब्जॉर्ब करेगा। यानी जितना वर्क डन इसके द्वारा होगा एक सेकंड के अंदर, उतना पावर को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उतनी शक्ति को ये अवशोषित कर लेगा। यानी एक तरीके से जो दोलक की अवशोषित शक्ति होगी वो किसके इक्वल होगी, पर सेकंड किए गए कार्य के इक्वल होगी फोर्स के द्वारा। यानी एक तरीके से हम लिख सकते हैं कि P इक्वल टू क्या होगा, dW/dt हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि एक सेकंड के अंदर कितना कार्य हो रहा है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर फोर्स होगा। चाहे तो हम W/T लिखें या dW/dt हम लिख लें। तो यहां से अगर हम W/T इसको लिखें, या मान लो dW/dt हम से लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसके द्वारा पावर एब्जॉर्प्शन होगा। किसके द्वारा, जो हमारा ऑसिलेटर है। तो और ये जो वर्क डन है वो किसके द्वारा है, फोर्स, जो अप्लाई फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स, उसके द्वारा किया गया कार्य है। तो P इक्वल टू dW/dt, और dW को हम क्या लिख सकते हैं, F.dr/dt। तो F.dr/dt, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, F.v। dr/dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, F.v। अब यहाँ पर अपने पास में हम F का मान रख दें और V का मान रख दें। तो सबसे पहले तो हम F का मान रखें, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, और F का मान क्या था, F0 साइन ओमेगा टी। ये फोर्स अप्लाइड फोर्स जो है, ड्राइविंग फोर्स हमारा F0 साइन ओमेगा टी। V का मान हम कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू dx/dt होता है। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो हम dx भी लिख सकते हैं। तो dx/dt हमारी वेलोसिटी होती है, और x का मान क्या था, x इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो dx/dt का मान क्या होगा, x0 कोस ओमेगा टी माइनस फाइव, और ओमेगा आ जाएगा साथ में। तो यहां से पावर क्या हो गई, P इक्वल टू, ये हमारा वेलोसिटी का मान है, F.v। तो F का मान F0 साइन ओमेगा टी, और V का मान
ओमेगा एक्स नोट कोस ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हमारे पास में पावर का मान आ गया। तो P इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओमेगा एक्स नोट एफ नोट साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या आ जाएगा कोस ओमेगा टी माइनस फाइव। कोस ओमेगा टी माइनस फाइव कोस ए माइनस बी से हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो P इक्वल टू ओमेगा एक्स नोट एफ नोट साइन ओमेगा टी कोस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी और कोस फाइव, कोस ओमेगा टी कोस फाइव प्लस का साइन ओमेगा टी साइन फाइव, तो ये बन जाएगा P इक्वल टू ओमेगा एक्स नोट एफ नोट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी कोस फाइव प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन फाइव। ये हमारे पास में मान आ गया, पावर का हमारे पास में मान आ गया। अब अगर हम एवरेज ऑफ P की बात करें, माध्य शक्ति अवशोषण, माध्य शक्ति अवशोषण क्या हो जाएगा, या माध्य अवशोषित शक्ति, एवरेज एब्जॉर्ब पावर हमारी क्या होगी, एवरेज ऑफ P इक्वल टू ओमेगा एक्स नोट एफ नोट एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी कोस फाइव प्लस एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन फाइव। और हमें पता है कि एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी का मान क्या होगा, 0 होगा, और एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2 होगा। ठीक है, 0 to t टाइम पीरियड के लिए हम इसको निकालते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि चूंकि एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इक्वल टू 0 तथा एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1/2, तो एवरेज ऑफ P का मान क्या आ गया 1/2 ओमेगा एक्स नोट एफ नोट साइन फाइव। ये हमारा आ गया एवरेज ऑफ P का मान। ठीक है, माध्य जो हमारा शक्ति अवशोषित शक्ति होगी उसका मान आ जाएगा 1/2 ओमेगा एक्स नोट एफ नोट साइन फाइव। अब हम लोग यहाँ पर भी हम एक्स नोट का मान रख सकते हैं जो हमारा एम्पलीट्यूड था, साइन फाइव का मान हम निकाल सकते हैं क्योंकि टेन फाइव का मान हमारे पास में है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में निकाला है। तो ये सारे मान हम इसको रख करके एवरेज ऑफ P का मान निकाल सकते हैं, और हमारा एवरेज ऑफ P जो है माध्य शक्ति जो है मैक्सिमम कहाँ पर होगी उसके लिए हम कर्व बनाते हैं और इसका मान निकालते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सोल्व करेंगे।